आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। ये चैप्टर एनसीईआरटी के नए सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और एनसीईआरटी की नई बुक क्यूरियोसिटी ए टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस की चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किस तरह से वर्क करते हैं और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। हम हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि हीट को न सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स और वुड को जला करके ऑब्टेन किया जा सकता है बल्कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी हीट को जनरेट किया जा सकता है। हम सेल्स और बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सेल्स और बैटरीज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। हम रिचार्जेबल बैटरीज के इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि बैटरीज को रिसाइकल करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अब हम इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। इन्होंने साल 1820 में डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। अपनी क्लास डेमोन्स्ट्रेशंस के दौरान उन्होंने देखा कि जब भी वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओपन या क्लोज करते हैं तो उस स्थिति में पास में रखी हुई मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होती है। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब भी उन्होंने एक वायर के थ्रू करंट के फ्लो को अलाउ करा तो देखा कि मैग्नेटिक कंपास की नीडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गई और जब उस वायर के थ्रू करंट के फ्लो को स्टॉप करा तो ये देखा कि मैग्नेटिक कंपास की नीडल अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गई। मैग्नेटिक कंपास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है और इसके अंदर एक छोटी सी मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है जो कि नॉर्मली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। मतलब कि इसका एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है और दूसरा एंड साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। नॉर्मली हम मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, पर जब हम इसको किसी मैग्नेट के पास लेकर के जाते हैं यानी कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर के जाते हैं तो ये मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होती है। तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल का डिफ्लेक्ट होना ये इंडिकेट करता है कि वो किसी न किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो गई है। तो जब हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने ये देखा कि करंट कैरिंग वायर के पास में मौजूद मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, तब उन्होंने इससे ये कंक्लूड करा कि एक करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है और अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी ऑब्जर्व करा कि जब उस वायर के थ्रू फ्लो हो रहे करंट को उन्होंने सर्किट को स्विच ऑफ करके स्टॉप कर दिया तो करंट के स्टॉप होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो गई और ये जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल था वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर चला गया। तो इस बात से उन्होंने कंक्लूड कर लिया कि एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इसी को ही इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। हम इस दिए हुए डायग्राम में भी देख सकते हैं कि लेफ़्ट डायग्राम में अगर हम देखें तो ये देखेंगे कि जब हमारा सर्किट स्विच ऑफ पोजीशन में है तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड है और जब हमने सर्किट को स्विच ऑन कर दिया तो उस स्थिति में मैग्नेटिक कंपास की नीडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि करंट कैरिंग वायर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब जब साइंटिस्ट्स ने इलेक्ट्रिक करंट को एक कॉइल ऑफ वायर के थ्रू पास करा तो ये देखा कि ये कॉइल ऑफ वायर एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी। बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल शेप का परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखता है। इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसके द्वारा क्रिएट किए गए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन, कोबाल्ट या निकल
ये एंटर करते हैं तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इसी तरह से साइंटिस्ट ने यह भी देखा कि जब वो एक कॉइल ऑफ वायर के थ्रू करंट पास कर रहे हैं तो वह भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, उसके भी नॉर्थ और साउथ पोल्स क्रिएट हो जाते हैं और वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है अपने चारों तरफ, और उस फील्ड के अंदर वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करता है। तो इस तरह से क्रिएट किए गए बार मैग्नेट को साइंटिस्ट्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम दिया। अब साइंटिस्ट्स ने यह भी ऑब्जर्व किया कि यदि इस कॉइल ऑफ वायर के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया जाए तो इनके द्वारा क्रिएट की गई मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से इस कॉइल ऑफ वायर में फ्लो करने वाले करंट का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया जाए, मतलब कि यदि ज़्यादा करंट को फ्लो कराया जाए तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और कम करंट को फ्लो कराया जाए तो वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। साथ ही साथ साइंटिस्ट्स ने यह भी देखा कि यदि इस कॉइल ऑफ वायर के कोर में, यानी कि इसके सेंट्रल पार्ट में अगर कोई आयरन का पीस रख दिया जाए तो उससे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाती है, यानी कि ऐसे मैग्नेट के द्वारा क्रिएट की गई मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। साथ ही साथ एक और ऑब्जर्वेशन जो साइंटिस्ट्स ने करी वो ये थी कि जब इस कॉइल ऑफ वायर के अंदर फ्लो करने वाले करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं तो उस स्थिति में इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स भी रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक कॉइल ऑफ वायर के थ्रू करंट को फ्लो करा करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार किया जा सकता है, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इस तरह से क्रिएट किए गए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ करते हैं। बेसिकली करंट के द्वारा क्रिएट किए गए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम एज ए लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट कर सकते हैं फैक्ट्रीज़ में और स्क्रैप यार्ड्स में। जब हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक क्रेन के द्वारा सस्पेंड कर देते हैं किसी स्क्रैप के ऊपर और उसके अंदर हम करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं तो उस स्थिति में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है और इस मैग्नेटिक फील्ड में आने वाले सभी मैग्नेटिक मटेरियल्स को, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट या निकल को अट्रैक्ट करके अपने से चिपका लेता है। उसके बाद जब हमारे स्क्रैप में से मैग्नेटिक मटेरियल्स इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपक जाते हैं तो हम उसको क्रेन के द्वारा किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करके और उसके बाद हम सर्किट को स्विच ऑफ कर देते हैं, जिससे कि सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर हो जाती है इस वजह से। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स थे जो कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट में स्टिक हो रखे थे वो नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह हम लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करके एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो करती है इसका मतलब ये होता है कि उस वायर के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। इस मूवमेंट के दौरान ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस वायर में मौजूद डिफरेंट एटम्स से टकराते हैं और इस टकराने के दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पीड लूज़ करते हैं, या यूँ कहें कि अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा ये लूज़ कर देते हैं। यही लॉस हुई काइनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है और इसी को ही हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको हम सिंपल शब्दों में इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब भी किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो करती है तो उस वायर का मटेरियल उस फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है और इसी रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और इसी फिनोमिना को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यदि किसी वायर से ज़्यादा करंट फ्लो होती है तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। एक करंट कैरिंग वायर कितना हीट प्रोड्यूस करेगा ये डिपेंड करता है उसके मटेरियल के ऊपर, उसके थिकनेस के ऊपर, उसके लेंथ के ऊपर और इस बात पर भी कि उस वायर के थ्रू कितनी देर तक करंट का फ्लो हुआ है।
अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक करंट कैरिंग वायर हीट प्रोड्यूस करता है, तो इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्लायंसेस डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने डिफरेंट टास्क्स को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इलेक्ट्रिक आयरन का इस्तेमाल करके अपने कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक रूम हीटर का इस्तेमाल करके सर्दियों के मौसम में अपने रूम्स को हीट अप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल करके हम पानी को गर्म कर सकते हैं, इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करके हम नहाने के पानी को गर्म कर सकते हैं, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करके हम अपने बालों को सुखा सकते हैं। इन सभी हीटिंग अप्लायंसेस के अंदर एक स्पेशल वायर लगी होती है। जब इलेक्ट्रिक करंट इस वायर के थ्रू गुजरती है, तो ये स्पेशल वायर, जिसको हम हीटिंग एलिमेंट भी बोलते हैं, ये रेड हॉट हो जाती है और हीट एमिट करने लगती है। इसी हीट का इस्तेमाल करके हम अपने डिफरेंट टास्क्स को परफॉर्म करते हैं। जब हम इन हीटिंग अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं सर्किट्स को ओवरलोड ना कर दें। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमें कभी भी एक ही प्लग पॉइंट के अंदर अलग अलग हैवी अप्लायंसेस इंसर्ट करके यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे एक्सेसिव अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है और और आग लगने का भी खतरा बन जाता है। इसलिए हमें प्रॉपर रेटेड वायर्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम एक्सेसिव हीटिंग को प्रिवेंट कर पाते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक सेल या बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम वोल्टेक सेल के बारे में बात करेंगे, जिसे दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक सेल माना जाता है। इस सेल को दो इटालियन साइंटिस्ट्स ने मिलकर इन्वेंट करा था। एक का नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा और दूसरे का नाम था लुइगी गैल्वेनी। इसीलिए इस सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इस सेल को बनाने के लिए हम एक ग्लास या प्लास्टिक का कंटेनर इस्तेमाल करते हैं। इस कंटेनर में हम एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट एक वीक एसिड भी हो सकता है या फिर एक सॉल्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है। इस लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम दो डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड्स को पार्शियली डिप कर देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो तो इस इलेक्ट्रोलाइट और इन इलेक्ट्रोड्स में मौजूद केमिकल्स आपस में रिएक्ट करने लगते हैं और इस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब हम इन इलेक्ट्रोड्स को एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देती है। इस इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल हम किसी बल्ब को लाइट अप करने में या किसी दूसरे पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद केमिकल्स धीरे धीरे यूज्ड अप हो जाते हैं, तो इनके बीच में रिएक्शन होना बंद हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी बंद हो जाती है। ऐसे सेल को हम डेड सेल कहते हैं। हालांकि वोल्टेक सेल ह्यूमंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, लेकिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे इस्तेमाल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। इसका रीज़न यह था कि वोल्टेक सेल के अंदर इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड स्टेट में होता था, जिसके लीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी और इसीलिए वोल्टेक सेल को हैंडल करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था। इसके विपरीत आज के समय में ड्राई सेल को वाइडली यूज़ किया जाता है। इसे हम ड्राई सेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड ना होकर के एक थिक मॉइस्ट पेस्ट होता है। हम इस दिए हुए डायग्राम में एक ड्राई सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इसमें हम एक जिंक कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरह वर्क करता है। इस जिंक कंटेनर के सेंटर में कार्बन की एक रॉड होती है, जिसके ऊपर मेटल की एक कैप होती है। कार्बन की यह रॉड पॉजिटिव टर्मिनल की तरह वर्क करती है और कार्बन की इस रॉड के चारों तरफ एक थिक मॉइस्ट पेस्ट होता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। वोल्टेक सेल की ही तरह ड्राई सेल में भी इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद केमिकल्स के रिएक्शन की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। लेकिन क्योंकि ड्राई सेल को हैंडल करना ईजी होता है, इसीलिए आज के समय में ड्राई सेल का वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई सेल एक सिंगल यूज सेल होता है। इसका मतलब यह है कि जब इसके इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स के अंदर मौजूद केमिकल्स यूज्ड अप होकर के ख़त्म हो जाते हैं, तो ये सेल डेड हो जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता। ऐसी स्थिति में इसे डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। आज के समय में हम बहुत सारी जगहों पर रिचार्जेबल बैटरीज या सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन रिचार्जेबल बैटरीज को मल्टीपल टाइम्स रिचार्ज करके इस्तेमाल किया जा सकता है।
अब हम रिचार्जेबल बैटरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि रिचार्जेबल बैटरीज़ उन बैटरीज़ को कहते हैं जिन्हें हम बार बार रिचार्ज करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें बार बार नई बैटरीज नहीं खरीदनी पड़ती, जिससे काफ़ी पैसों की बचत होती है और साथ ही साथ वेस्ट भी कम प्रोड्यूस होता है। रिचार्जेबल बैटरीज का इस्तेमाल हम फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, इन्वर्टर्स में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में करते हैं। रिचार्जेबल बैटरीज के कुछ एग्जांपल्स हैं लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी। आजकल साइंटिस्ट कुछ नई तरह की बैटरीज बना रहे हैं जिन्हें हम सॉलिड स्टेट बैटरीज बोलते हैं। ये बैटरीज काफ़ी फास्ट रिचार्ज होती हैं, सेफ़र होती हैं और इनकी लाइफ भी काफ़ी लंबी होती है। बैटरीज़ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई बैटरी डेड हो जाती है या डिस्चार्ज हो जाती है तो हमें उसे डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। इनके अंदर केमिकल्स और मेटल्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए हमें पुरानी बैटरीज़ को रिसाइकल करना चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंटल पोल्यूशन भी कम होगा और इनके अंदर मौजूद इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स को हम दोबारा इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स के हीटिंग अप्लायंसेस के बारे में डिस्कस किया, यह समझा कि किस तरह से सेल्स और बैटरीज केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। हमने रिचार्जेबल बैटरीज के बारे में पढ़ा और ये जाना कि हम रिचार्जेबल बैटरीज को मल्टीपल टाइम्स रिचार्ज करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।